नमस्कार। आई टीवी का साप्ताहिक कार्यक्रम में आप सभी का खास स्वागत है। मैं रेखा आपके मेहज़बान 1 घंटे तक आपके साथ हूँ। तो आओ देखते हैं कि आज की कार्यक्रम में क्या भरपूर विषय है। सबसे पहले एक भेंटवार्ता तावुआ के पंडित राजेश्वर शर्मा से। उसके बाद यूएस के डॉक्टर मेरी शटलवर्थ से एक मुलाकात। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आपकी मुलाकात करवाती हूँ पंडित राजेश्वर शर्मा से। पंडित राजेश्वर शर्मा तावुआ के रहने वाले हैं और करीबन 25 साल से पंडिताई के कार्य कर रहे हैं। मुलाकात करते हैं पंडित राजेश्वर शर्मा से और सुनते हैं कुछ उनकी ही अपनी जुबान। आदाब, सत श्री अकाल और कियोरा। एक बार फिर आईटीवी के जानिब से आपका हम इस्तकबाल करते हैं, आपका स्वागत कर रहे हैं। बातों का सिलसिला जारी है और इस मर्तबा हम आपको यहाँ पर तावुआ के लक्ष्मी नारायण टेम्पल के पंडित पुजारी राजेश्वर शर्मा जी से मुलाकात करने जा रहे हैं। और चलें, कितने सालों से वो यहाँ पर हैं और उसके अलावा वो क्या कुछ करते हैं और किस तरह से अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं, चलें हम पंडित जी से बातें करें। पंडित जी, सबसे पहले आपका हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये बताइए कि कितने सालों से आप पंडिती का कार्य करते हैं? करीबन 25 वर्षों से। 25 वर्ष से। जी हाँ। और अभी आपकी उम्र कितनी होगी? हमारा अभी 44। 44। जी तो लगभग 20 जब से थे तब से ना? जी हाँ। और उससे पहले क्या करते थे? मैं पढ़ाई समाप्ति किया तो मैं यहाँ से चला गया सुबह। आप यहीं तावुआ के हैं? जी हाँ, मले ताबुआ वहीं पर पैदाइश हुई? जी हाँ, मेरा पैदाइश मले ताबुआ। और वहाँ पर क्या कुछ होता था? खेती-बाड़ी? मेरे पिताजी एक किसान थे वहाँ पर, एम्प्लॉय गवर्नमेंट के कर्मचारी थे। और जब उनकी नौकरी वहाँ छूटी तो फिर खेती व्यवसाय में वहाँ से लग गए। और उसके पश्चात 1-2 वर्ष पश्चात 1980 में पंडिताई का कार्य प्रारंभ किए, शुरुआत किए। आपके पिताजी? जी हाँ। तो 1983 में 17 नवंबर 1983 पर इस मंदिर में उसका नियुक्ति हुआ और यहाँ पर आकर वो निवास किए। तभी से मंदिर का सेवा करते चले आए। और 1983 में मैं फॉर्म 6 में था उस समय। और 1 साल तो मैं मलेले में था, भाई जी का मदद किया। पश्चात मैं सुबह चला गया और सुबह गया, वहाँ पर कुछ नौकरी की व्यवस्था हुई, परंतु मेरे जो पिता थे वो बीमार हुए। तो जब बीमार हुए तो उन्होंने मुझे पुकार किया तो मैं यहाँ पर आया। और पिताजी और एक मास्टर और थे यहाँ पर, मास्टर निरंजन सिंह, हमारे बहुत ही एक गुरु की तरह, जो सुंदर उपदेश देने वाले हमारे मंदिर समिति के प्रधान थे, उस समय उप प्रधान थे। और उन्होंने कहा कि ठीक क्यों ना बेटा आप यहाँ पर रहो, पिताजी का सेवा करो, साथ साथ में सेवा भी होगी और सहयोग भी होगा, मंदिर का भी आप देखभाल कर लेंगे साथ में पिताजी का, और साथ साथ में आप पंडिताई करेंगे तो आपका भी कुछ नाम रहेगा और समाज की सेवा होगी। अच्छा, मतलब जब तक आपको बुलाया नहीं गया था, आपके पिताजी बीमार नहीं पड़े, तो कुछ जब आप सेकेंडरी पढ़ रहे थे, सेकेंडरी स्कूल में जी, तो कुछ उस वक्त नहीं ये ऐसा ख्याल आया कि चलो हम जो पिताजी करते हैं हम भी वही काम करें? उस वक्त कुछ ऐसे तो नहीं था कि उस समय मुझे कुछ ऐसा नहीं आया, परंतु जब मैं छोटा था उसी समय से मेरी माँ जो थी वो भी एक पंडित की घराना की, जो कि भारतवर्ष से आए हुए हमारे नाना गौरी शंकर महाराज जी, और वो भी एक पंडित थे, बहुत माननीय पंडित थे। हाँ, पुरोहित थे। और उनके द्वारा जो गीता का पाठ आदि करना माता जी का, तो हम भी साथ में बैठते थे। उसी समय सा, हाँ, घर का संस्कार माहौल ऐसा था। तो मेरे दिल में उस धर्म की भावना उस समय से थी, क्योंकि गीता का पाठ करना, गीता में तो ज्ञान का उपदेश ही है। कोई भी धार्मिक किताब हो तो उससे ज्ञान ही मिलता है और कुछ अलग बातें नहीं। जी हाँ। हाँ, तो मतलब आप का खुद मतलब कितना बड़ा आपके भाई बहन और बाकी सब? हम लोग 5 भाई बहन हैं। 2 भाई है। सबसे बड़ा मेरे भाई अभी भी है मल्ले ताबुआ में, वो भी एक पंडित है अभी, और किसान भी है साथ साथ में।
मुकेश्वर शर्मा, जी और उनसे जो छोटे हमारे बहन, उनका विवाह बबरीवन में हुआ था। अभी तवेंगा बेंगा में निवास करती है। उनके जो पति है वो भी पंडित है, पंडित चंद्रिका प्रसाद शर्मा। और उनसे जो छोटी बहन मेरी है वो नई भुवनी रेकी में उनका विवाह हुआ। और उनके भी जो पति है पंडित शरेश कुमार शर्मा, वो भी एक माननीय पंडित है अपनी जगह की। और उनसे जो सबसे छोटी मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है वो, और उनका विवाह 80 ग्राम में हुआ था। और हमारे बनोई वो भी पंडित थे, हरीश शर्मा जी, और फिलहाल अभी नक्काशी में निवास करते हैं। और जब पहली मर्तबा आपको ये जिम्मेदारी दी गई, आपने कहा वो निरंजन सिंह जी मास्टर साहब जो आपको एडवाइस आपने दी, जी हाँ। और फिर अपने पिताजी के साथ हुए, तो पहला कुछ याद है कि पहला दिन का जो कैसा था माहौल, मतलब जब पहली बार आप पिताजी के साथ खड़े हुए? हाँ, वैसे तो पहले हम लोगों को सीखना पड़ा ना, पंडित पिताजी के साथ यहाँ पर हम सीख रहे थे। और जब पिताजी पढ़ना जानते जी थे? हाँ, जी हाँ, हिंदी आती थी मुझे। क्योंकि छोटे से मैं हिंदी में रुचि थी। और मैं क्लास 8 तक हिंदी किया। और जब पहला बार जब पिताजी के साथ पंडिती करने को गया तो साथ में उनका गया। परंतु उस दिवस का ऐसा माहौल था कि पिताजी कुछ आश्वस्त थे। उन्होंने कहा कि ठीक बेटा जी, आप तैयार करो, सभी वस्तु मैं तैयार कर दिया है। तो अब उन्होंने कहा कि ठीक, अब शुरू करो। तो लोगों ने कहा कि हाँ हाँ पंडित जी शुरू कीजिएगा। तो कुछ घबराहट आई, लेकिन फिर वहाँ से मैं शुरू कर दिया। मतलब वो कॉन्फिडेंस था ना? जी हाँ। और आप खुद का परिवार, आप के बच्चे? जी हाँ, मेरी धर्मपत्नी है, क्या करते हैं? दो बेटे हैं, घर के कार्य। घर के काम। जी हाँ। और बच्चे क्या करते हैं आपके? फिलहाल तो अभी पढ़ रहे हैं। सेकेंडरी? जी हाँ, एक फॉर्म 6 में है, और एक बेटी मेरी इस साल क्लास 5 में जाएगी। और छोटी है? छोटी है। और मतलब वो घर का माहौल भी, आपका बेटा क्या किस दिशा में जाना था, क्या करना चाहता है? अभी तो पढ़ाई कर रहा है। फिर भी दिशा में जाना चाहता है? हाँ, फिर भी अपना मर्यादा और संस्कार के अनुसार उनको मैं ढाल रहा हूँ। जब कभी मैं यहाँ पर नहीं रहता तो आरती वगैरह और नित्य का जो क्रिया है आदि सभी विद कॉन्फिडेंस? जी हाँ, जी हाँ, वो सभी पूर्ण करते हैं। सफाई धुलाई भी यहाँ पर नित्य उनका जिम्मेवारी रहता है। और मेरे साथ हमारे भाई साहब गांडर जी हैं, वो भी मुझे बहुत मदद करते हैं ऐसे समय पर। और मतलब यहाँ पर रोज लोग कोई आ जाते हैं, रोज आते हैं? रोजाना यहाँ पर आते जाते रहते हैं। वक्त है जी, शाम के वक्त? सुबह और सांझ, सुबह विशेष आरती होता है, और लोग आते जाते रहते हैं अपने समय के आधार पर। जब भी वो पूजा करना चाहते हैं तो किसी का रोक नहीं यहाँ पर है। जो गेट वगैरह खुला रहता है? खुला रहता है, केवल रात्रि को हम बंद करते हैं जी, 8 बजे के बाद में। मतलब पंडित जी से हम बातें कर रहे हैं, बातों का सिलसिला जारी रहेगा। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. शुक्रिया, और एक बार फिर आपका हम स्वागत कर रहे हैं दूसरे दौर की बातें। पंडित जी, इस मर्तबा हम ये जानना चाहेंगे आपकी शुरुआत जी, डेली जो शुरुआत है, कितने बजे होते, कितने बजे उठ जाते हैं, जो पहला काम क्या आपका? वैसे तो हमारा शेड्यूल जान ले। सुबह का 5 बजे उठना है, और स्नान आदि करके फिर नित्य क्रिया करना है, दिया बारना है, फूल को सजाना है, प्रसाद आदि रख के फिर आरती करने को है। ये तो नॉर्मल डेली जो जी हाँ। फिर खास सालाना कुछ पूजा वगैरह? हाँ, रामनवमी जैसे है, अष्टमी है यहाँ पर, और होली का पर्व आदि सभी धूमधाम से मनाया जाता है। और यहाँ पर मतलब काफ़ी कुछ काफ़ी लोग रहते हैं, काफ़ी तादाद में लोग रहते हैं।
और आखिरी दिवस यहाँ पर हम भोजन पानी की व्यवस्था सभी करते हैं। और यहाँ पर ये जो कितना पुराना, अच्छा ये मंदिर के बारे में कितना पुराना ये मंदिर मंदिर की स्थापना कब? का स्थापना जिस समय हुआ तो मेरा पैदाइश नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी 1964 में हुआ। हाँ, 1964 में, 1962 से इनका इस मंदिर का सिलसिला जारी हुआ। और तो 48 ईयर्स लगभग जब से जी हाँ, हाँ, तो 48 ईयर्स हो चला है ना। एलांड्रो सत्संग रामायण मंडली यहाँ पर था, जो एलांड्रो में है जी। और उन्होंने यहाँ पर ये ज़मीन खरीदा और जब विचार किया कि यहाँ पर हम मंदिर बनाएं, तो उस दिवस या उन दिनों उनके पास बहुत आर्थिक रूप में पैसा आदि नहीं थी, तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक कमेटी स्थापित किया जाए और ये जो ज़मीन है वो कमेटी को दान कर दे और जो कमेटी रहेगी वहाँ से ये कार्य को आगे बढ़ाएगी। और ठीक उसी तरह उसी आधार पर ये सब हुआ। यहाँ पर एक मास्टर था, LV मास्टर जी, और आज वो हरे रामा हरे कृष्णा में एक बड़े भारी संत हैं जी हाँ, और बहुत यहाँ पर मेहनत किए। और साथ साथ में महेंद्र प्रसाद जो एलांड्रो सत्संग रामायण मंडी के प्रचारक थे, प्रधान थे बहुत दिनों, अभी तो उनका स्वर्गवास हो गया। और साथ साथ में राम प्रसाद वाजपेयी और राम स्वरूप, ये सब लोग आज बड़े लोग जी हाँ आज नहीं है यहाँ पर, इन सभी का मैं नाम ले रहा हूँ। उन दिवस इन्होंने बहुत मेहनत किया, घर घर जाकर और चंदा उपलब्धि की और जिसके जरिए यहाँ पर मंदिर का निर्माण हुआ। बूंद बूंद से गड़ा भरा। जी हाँ, बूंद बूंद से गड़ा हुआ। और ये जो मूर्तियाँ वगैरह हम देख रहे हैं, इनकी स्थापना कुछ फंड वगैरह बाहर से, ये सभी कुछ पैसा यहीं से कुछ लोगों ने यहाँ पर उपलब्धि किया और फिर ये मूर्तियाँ जो आई है भारतवर्ष से आई है। हाँ, और पंडित श्याम नारायण शर्मा द्वारा इसकी स्थापना यहाँ पर किया गया। बतलाया जाता है कि यहाँ पर जो शिवलिंग है, इसका स्थापना जिस समय हुआ तो यहाँ पर आगे सामने लाकर पहले पूजा किए, उनका अभिषेक आदि किए और जब उसको उठाकर सही जगह पर स्थापना करना पड़ा तो उस समय कुछ लोग मिलकर उठाना चाहे तो उठ नहीं पा रहा था। क्या वजह हो सकती है पंडित जी? कह सकते हैं क्या उस वजह? समय परमात्मा का जो शक्ति है, जी हाँ। तो पंडित जी ने यहाँ पर कीर्तन गान किया श्याम नारायण, और जब कीर्तन गान आदि हुई तो वो साहस से उठाकर उसको ले जाकर स्थापना कर दी। ऐसी कुछ मतलब अनोखी बातें आपके साथ के यहाँ पर आपके पंडित जी के दौरान जब से आपने शुरू किया अभी तक कुछ आया सामने? वैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी जो यहाँ पर भी मानता करके जाता है, पूजन पाठ करके जाता है और अपना जो भी श्रद्धा भाव से उनका हर एक मनोरथ पूर्ण होता है। बहुत ऐसे हम लोग अनुभव किए उसका। साफ तन मन से जब आप मंदिर के अंदर दाखिल होते हैं तो किस तरह का महसूस, कैसा महसूस? ऐसे हम सोचते हैं कि हम कहीं और है, इस देश में नहीं है, परंतु हम परमात्मिक व्यवहार में और परमात्मिक जी हाँ लीन हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये मूर्तियों की बातें हैं और हुंडी में पैसा वगैरह भी रखा जाता है चढ़ा के आरती के बाद, तो चोरी वगैरह की कभी कभार यहाँ से हुआ? एक दो बार हुआ है, मेरे रहते हुए एक बार हुई है, परंतु फिर हम लोग यहाँ पर छड़ा आदि लगाए हैं और फिर उसके पश्चात यहाँ पर नहीं हुआ। तावा में कुछ उतनी बड़ी मतलब चोरी नहीं, हानि वगैरह ना? ना, मंदिर का हानि वैसे नहीं हुआ। और मेरे ख्याल से दिन प्रतिदिन कुछ एक्सटेंशन वगैरह भी होता रहता है ना? जी हाँ, ये तो करना पड़ता है क्योंकि मंदिर की जगह है, कुछ ना कुछ टूटता है या उसका बनाना। अभी आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर दीवार फट गई थी, उसका नया क्या वजह थी? एक समय ऐसा बुडोल आया और उसके जरिए फट गया था, तभी से हम लोग इसको रिपेयर करते हैं लेकिन बनता नहीं है। तो हम लोग सोचा क्यों ना इसको हम सही तरह से इसके व्यवस्थित करें। पूरा दीवार आपने गिराया? जी, प्लास्टर केवल निकाले जी और उसको हम फिर से प्लास्टर किया। तो और मतलब जो बातें हैं हम जारी रखेंगे क्योंकि पंडित जी से और भी ज्ञान हम हासिल करेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अपने किसी भी स्पेशल ओकेजन को और भी यादगार बनाइए डीजे दिनेश के साथ। मल्टी डीजे आर नोन टू शूट क्वालिटी वेडिंग वीडियोस एंड breathtaking photographs. They offer DJ, wedding video and photo packages from drone and gimbal shots to 4K video shooting for your next birthday party, get together or massive wedding. Contact Multi DJ
DJ. With all latest equipment, they also offer easy payment options. Contact DJ Dinesh. Phone number 021 058 4711. तो मतलब आखिरी सेगमेंट में एक बार फिर पंडित जी से हम इस मर्तबा पंडित जी आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो खाली वक्त मिलता है, मतलब तो फुल टाइम आप यहीं पर रहते हैं, इधर पुजारी हैं, यहाँ पर मंदिर में रहते हैं और यहाँ पर मतलब आपका क्वार्टर भी है ना, यहीं पर क्वार्टर्स में रहते हैं। हाँ। और यार दोस्तों से मुलाकात, क्योंकि आपको भी चाहता कहीं टहलने जाएं, कुछ लोगों से बातें करें, तो हमारे पास कई यार दोस्त हैं, हम उनसे मिलते रहते हैं। समय समय पर पूजा पाठ करने के लिए हम बाहर भी जाते हैं और साथ साथ में हम कीर्तन भजन आदि में भी रुचि बहुत रखते तो हैं। आप गाते हैं? हाँ, कीर्तन गान करते हैं। और मेरी शुरू से एक प्रेरणा है, मेरी एक लक्ष्य है कि जो हमारे जो विशेषकर युवा समाज, उनको हम प्रोत्साहित करें कीर्तन गान करने में, भजन गान करने में, ताकि वो हमारे जो संस्कार है, जो सभ्यता है, और कीर्तन गान करने से उनकी रुचि हमारी जो धर्म के प्रति और भी जागृत होती है। हाँ, क्योंकि अगर जो बच्चे हैं, जो छोटे हैं, कुछ छोटी मोटी गलतियां करें, माँ बाप माफ़ कर देते हैं, ऊपर वाला भी माफ़ कर देता है। जी हाँ। और जो बुजुर्ग एकदम हो जाते हैं उनको भी ऊपर वाला माफ़ कर देता है। लेकिन हमारी जो युवा पीढ़ी है, हाँ, ये ज़्यादातर भटक जाते हैं ना रास्ते। कई ऐसे बच्चे हैं, कई ऐसे युवा है आज हमारे समक्ष में हैं, जो पहले कभी कीर्तन भजन आदि में नहीं, केवल वे पूजन भी नहीं करते थे, लेकिन अब हमारे साथ होकर और कीर्तन भजन आदि भी करते हैं, नियम धारण करते हैं, व्रत का धारण करते हैं, सहयोग प्रदान करते हैं, नेम पूरा करते हैं। जी हाँ। और कई उनमें से ऐसे थे जो शराब आदि पान करते थे और वो सब छोड़ दिए। अच्छा, मतलब एक जब आप देखते हैं कि आपने कुछ ना कुछ अगर जो ज्ञान उन युवा लोगों को दिया और एक देखते हैं वो सुधर गए, तो एक अंदरूनी मतलब खुशी महसूस होती है बहुत ज़्यादा, दिल गदगद हो जाता है। जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, इसके अलावा मतलब खेल कूद में कुछ रुचि है कहीं पर मतलब देखने के लिए? हाँ, खेल कूद में रुचि है, पहले से छोटे से मैं सोका खेलता था और आज भी देखने के लिए लालायित रहता हूँ, कहीं पर होता है चला जाता। खेलने के लिए लालायित हो जाते हैं कभी कभार? जी कुछ हाँ, इधर कहीं गाँव में कभी हो जाता है। कभी हो जाता, मतलब सेहत के लिए भी तो जरूरी है। जी हाँ। और कुछ उसके अलावा खेती बाड़ी, कुछ छोटा मोटा गार्डनिंग वगैरह भी? हाँ, गार्डनिंग वगैरह कर लेते हैं, यहाँ पर हम फूल आदि बो लेते हैं, साथ साथ में छोटा मोटा चीज़ भी बो लेते हैं। हाँ, तो क्योंकि अभी महंगाई का ज़माना, दौर इतना है कि आपने कुछ ना कुछ घर पर भी कुछ ना कुछ मेहनत। हाँ। तो आज जो हमारे दर्शक हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हैं न्यूजीलैंड में, आपके कोई रिश्तेदार वहाँ पर हैं न्यूजीलैंड में? कोई कहीं पर? न्यूजीलैंड में एक हमारे भाई है, वहाँ पर दादा के जो पुत्र हैं प्रवीण। हाँ, कहाँ पर रहते हैं? प्रवीण सिंह ऑकलैंड में रहते हैं। अच्छा, तो उनसे या फिर और भी जो यार दोस्त है, या खास तौर पर जो हमारे व्यूअर्स हैं? वैसे तो कई यार दोस्त हमारे न्यूजीलैंड में हैं। तो क्या एक कहना हमारे चाहेंगे मंडली उनसे? के सदस्य थे यहाँ पर श्रवण जी। मैं उनसे कहूँगा कि आप लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार है और एक राम राम। आचार्य महोदय की हैसियत से क्या कहना चाहेंगे? आचार्य महोदय के हिस्से से यही कहूँगा कि अपना जो जीवन है उसको लक्ष्य भक्ति मार्ग से ले जाए। हाँ, मतलब ये है कि अगर जो आप परछाई के पीछे भागे, परछाई कभी हाथ नहीं आएगी, सूरज के पीछे भागे, परछाई पीछे पीछे। जी हाँ। धन्यवाद पंडित जी, आपने इतनी बातें हमसे की। तो काफ़ी हम जैसा कि हमने कहा कि आचार्य महोदय पंडित राजेश्वर शर्मा जी से हम मुलाकात कर रहे थे, और जितनी भी हमारा ये दौरा है यहाँ पर ताबुआ का, थैंक्स टू बाबू ग्रोकशॉप, इसकी वजह से, बाबू सिंह की वजह से संपन्न हुआ, और वो हमें खुद लोटोका से यहाँ ताबुआ तक लेकर आए। थैंक यू बाबू सिंह जी। आज हमारे स्टूडियो के मेहमान हैं यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के डॉक्टर मेरी शटलवर्थ। डॉक्टर मेरी शटलवर्थ यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट है और ये लॉस एंजलिस यूएस में निवास करते हैं। हमारे युवा देश के लिए कितना बहुमूल्य है ये तो आप सब जानते हैं। हमारे आज के युवा कल के जवान होंगे और हमारे देश को संभालेंगे। ऐसी कितनी ह्यूमन राइट्स है जो हमारे युवा को मालूम नहीं है। वो कितने हादसों के शिकार हो जाते हैं, जैसे कि चाइल्ड अब्यूज़, स्टार्वेशन, डिस्क्रिमिनेशन, स्लेवरी, टॉर्चर, राइट फॉर एजुकेशन और बहुत सारी राइट्स। मुलाकात करते हैं डॉक्टर मेरी शटलवर्थ से और जानकारी हासिल करते हैं। कैन यू टेल अस हाउ द यूथ फॉर ह्यूमन राइट्स गॉट स्टार्टेड?
Yes, in 2001, it was launched in Los Angeles, California. It was basically launched as a non-profit organization. I'm founder of the organization, and it was started with a purpose to teach youth about human rights, specifically the United Nations Universal Declaration of Human Rights, and inspire them to become advocates for tolerance and peace. You have traveled around the world promoting this. Can you tell us about some of the places you have been to? Yes, I've been to Fiji, I've been to Australia, I've been to Thailand, Japan, as well as Germany, Denmark, South America, for example, Mexico. So this has really been global. The idea is to try and reach out as much as we can to basically show people that human rights has to do with a universal reality. It's people everywhere. The United Nations has 192 countries as part of the United Nations. So you can see that Yeah. it needs to be a global initiative. Nice. Tell us a bit about the making of United Video and the 30 public services announcements. Yes, the United music video was a concept to basically show kids how do human rights apply to them locally, to themselves. And the concept of a basketball court where a 10-year-old just wants to play basketball and these old bullies come and push him off the court, basically letting him know that, you know, they want to play basketball. And then he rallies the world to come and say, you know, I have human rights, but why don't you come and play with me? And that's really such a powerful message, you know, not to have a grudge, but to just, you know, we can all play together. We can all have human rights together. And the 30 public service announcements was basically to take the United Nations Universal Declaration of Human Rights, the 30 articles, and bring them out of that scholarly language into a language visually that anybody really can understand. Even a 10-year-old, even a 6-year-old can watch some of those videos and get an idea, a concept of, oh, right, these are my human rights and responsibilities. What has resulted from all this promotion and public awareness human rights? Youth for Human Rights has expanded exponentially, far beyond my wildest dreams. We've had a youth, for example, he's a race car driver. He's in his 20s, and he promotes human rights when he's, racing, and also when he's doing his interviews. We have teachers who've produced murals so that when the children are out at break and they're having their lunch, they're actually looking at visually at murals that basically say, you know, we have human rights, respect each other. We've had hip-hop artists dancing and singing. We've had poets. We've had youth send in artwork inspired by the human rights. We've had college students debating various issues and then discussing the important role that human rights education has in turning things around, in making people more understanding that we have to respect each other. Wow. How can one get involved in the Youth for Human Rights program? Now that's easy. You can just go to our website, www.youthforhumanrights.org, exactly the way you say it, youthforhumanrights.org, and link on. Right now we have a very special promotion. You can actually order your free information kit, and it includes the videos that we were talking about. So anybody, anywhere in the world can order their own information packs right from our website. And something else that's very exciting, which is educators, teachers, there's a special package that has lesson plans, it has posters, one poster for each of the human rights, and right now we've got completely free, and we'll mail it anywhere in the world. But of course it's limited because as a non-profit we rely on donations. So I urge people to write in right away on our website and order their kits and so on. Are there any specific human rights violations you're working on? There's one human right violation that for me is just, it's horrendous, and that really is slavery. And I think that a lot of people don't realize that slavery
is more today than it was in the days of slavery. Modern day slavery or human trafficking is a global issue. Almost every country in the world is involved. For example, the United States Department of State reported that 17,500 slaves are brought into the United States a year. So, one would have thought that slavery's ended a long time ago. UNICEF reported 1.2 million children are trafficked across international borders a year. So you can see that slavery, it's more today than it was before, and it knows no age boundary. And to me, the concept of slavery not still existing, it's horrendous. So we've got to end slavery, and we've got to end it soon. What kind of support you are getting from government, other human rights groups? It's not a support, we're not government based. We are individual based, and we ask organizations to support us. We've had fantastic support from other organizations. We've had organizations collaborate on various events, on various projects. For example, Major League Soccer in the United States, they're a national group, and they took our public service announcements, and in between the games, during rest time, and when they air them on TV, they teach human rights. So those kind of collaborations is how we've been able to expand and reach new territory. Wonderful. The very last question: where do you see this program heading in the future? Well, when you talk about the future, I must say that I was originally inspired by L. Ron Hubbard, and he wrote, "Human rights must be made a fact, not an idealistic dream." And I believe that human rights, for most people, was a concept. It was a great idea. Wouldn't it be wonderful if? But we need to change that. It can't be if. We have to make human rights a reality. But the problem is that most people can't define human rights. They have no idea. But what are human rights? And that's what our whole program is about, educating as many children, youth, even adults that we can, so that they know what human rights are. If you know what something is, then we can strive toward it. So it starts with education. And being an educator, of course, I believe in education, education, education. And I believe that the future is built on a solid education. Thank you, Mary Shuttleworth. Thank you very much for having me on your show. देखते ही देखते समय कैसे बीत गया और हम कार्यक्रम के अंत तक आ पहुँचे। जाते जाते आपके लिए कुछ कह जाते हैं। न साथी न हमसफ़र है कोई, न साथी न हमसफ़र है कोई, न किसी के हम न हमारा है कोई, पर आपको देख के कह सकते हैं कि एक प्यारा सा दोस्त कोई हमारा भी है। नमस्कार, अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।